नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं नीलम यादव अपने YouTube चैनल धृति होम साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलिए, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जल के बारे में। जानेंगे कि जल हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है और इसमें कितने प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को हम जानेंगे, समझेंगे। उससे पहले कि हम आपको बता दें कि आज 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका थीम है शांति के लिए जल, वाटर फॉर पीस। जो 2024 की थीम रखी गई है वो शांति के लिए जल रखी गई है। लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई? इसका जो प्रस्ताव है वो रियो डी जेनेरियो के महासम्मेलन में रखा गया था 1992 में, लेकिन यह 22 मार्च 1993 में यह जो जल के लिए प्रस्ताव था वो पास किया गया था। 1993 से लेकर के आज तक 22 मार्च को ही विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जल का जो रासायनिक सूत्र है वो H2O है, ठीक है। और हमारे शरीर में लगभग 70 से 75% जल होता है, यानी कि शरीर में जल की जो मात्रा होती है वो 3/4 भाग होती है। हमारा जो शरीर है वो 3/4 भाग जल से भरा हुआ है, ठीक है। हम खाने के बिना, भोजन के बिना तो 40 दिन तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना केवल 6 दिनों तक ही जीवित रह सकते हैं। अब आप इसी बात से यह अनुमान लगा सकते हैं कि जल हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है, ठीक है। अब हम समझेंगे कि जल का जो स्वरूप है, यानी कि जल कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो जल जो है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है: ठोस, द्रव और गैस, जिसको वाष्प कहते हैं, ठीक है। ठोस जो होता है, जब 0 डिग्री सेल्सियस पर जल को रखा जाता है तो वो ठोस अवस्था में बन जाता है, आइस बन जाता है, बर्फ बन जाता है। तो ऐसी अवस्था को जल की ठोस अवस्था कहते हैं। लेकिन जब जल 20 डिग्री सेल्सियस पर होता है, यह जल की जो होती है वो पहली अवस्था मानी जाती है, तो वो द्रव अवस्था में होता है, यानी कि जो पीने योग्य जल है वो 20 डिग्री सेल्सियस वाला जल माना जाता है, ठीक है। अब जब गैस पर जल को गर्म किया जाता है या फिर सूर्य के प्रकाश से जब जल वाष्पित होकर के उड़ने लगता है तो उसे हम वाष्प अवस्था कहते हैं, और यह 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान पर होता है। गर्मी के दिनों में अधिकांशतः आप लोग देखे होंगे कि जो तालाब का जल है वही वाष्पित होकर के बादलों में चला जाता है और फिर बादलों से बारिश का पानी बनकर के नीचे आता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे। अगर आप किसी भगोने में पानी को गर्म कर रहे हैं तो एक ऊपर से बर्तन रख दीजिए, फिर देखिएगा कि वो जो वाष्पित होकर के जल जा रहा है उसमें इकट्ठा होता है, और फिर वही जल अगर जब हम ठंडा करते हैं तो नीचे बूंद बूंद करके गिरने लगता है। तो यही जल की तीसरी अवस्था मानी जाती है, यानी कि वाष्प अवस्था, ठीक है। समझेंगे कि जल की उपयोगिता क्या है। तो जल हमारे दैनिक एवं सामुदायिक जीवन में बहुत ही उपयोगी माना जाता है, जैसे कपड़ा धुलने के लिए जल, नहाने के लिए जल, पशुओं को पिलाने के लिए जल, खेती के लिए जल, ऐसे ही तमाम उदाहरण हैं जो कि सामुदायिक कार्यों के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल पीने के लिए भी आवश्यक होता है, जल पाचन के लिए भी आवश्यक होता है। इसीलिए कहा जाता है कि खाना कम खाइए, पानी ज़्यादा पीजिए, ताकि आपका जो पाचन तंत्र है वो दुरुस्त रहे। जल अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। तो इस तरह से जल की बहुत सारी उपयोगिता हैं हमारे दैनिक जीवन में, जो कि जल के बिना जीवन अधूरा माना जाता है। खाने के बिना तो इंसान 40 दिन तक जीवित रह सकता है, लेकिन जल के बिना जैसे तैसे करके 6 दिन से ज़्यादा वो जीवित नहीं रह सकता है, ठीक है।
अब हम समझेंगे कि जल की प्राप्ति के क्या क्या स्रोत हैं। तो जल की प्राप्ति के मुख्य रूप से दो स्रोत होते हैं, एक होता है बहता जल और दूसरा होता है अवशोषित जल, मतलब एकत्रित किया हुआ जल। जो बहता जल होता है, अब हम जानेंगे कि वो कहाँ से प्राप्त होता है। तो जो बहता जल है वो झील, समुद्र और नदियों से प्राप्त होता है, जो कि ये प्राकृतिक है। यह नेचुरली सोर्सेज है, जहाँ से जैसे पर्वतों से, पहाड़ों से जल क्या होता है, प्रवाहित होता है। ठीक है, तो इसे हम बहते जल के श्रेणी में रखते हैं। और अवशोषित जल, जैसे हम कुआं खोद करके वहाँ पे जल को इकट्ठा करके रखते हैं, झरने बना करके, ये सब आर्टिफिशियल है। तालाब हुआ, तालाब को खोद करके वहाँ जल इकट्ठा किया जाता है, वर्षा का जल और भी जो जल होता है उसको इकट्ठा करके रखा जाता है, जिससे खेती के लिए कार्य में सहायक होता है, पशुओं को नहलाने के लिए, और जो धोबी होते हैं कपड़े धुलने के लिए भी यूज करते हैं। तो इन सभी मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, ये एक अवशोषित जल और एक बहता जल। ठीक है, अब हम समझेंगे कि जल में कितनी प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। तो जल में मुख्य रूप से दो प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, एक घुलने वाली अशुद्धि होती है और दूसरा होता है तैरने वाली अशुद्धि। आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं। गिलास में पानी रखिएगा, फिर आप देखिएगा उसमें कौन सी चीज़ों को डालते हैं तो वो घुल जाते हैं, और कौन सी चीज़ ऐसी डालते हैं जो तैरने लगती हैं। चलते फिरते आप तालाबों में भी देख सकते हैं, नदियों में भी देख सकते हैं, और सबसे छोटा उपाय है कि आप घर में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि घुलने वाले जो अशुद्धियाँ हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। वो भी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है गैसीय और दूसरा होता है ठोस अवस्था। ठीक है, गैसीय अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फेट जो होती है वो जल में गैसीय अवस्था में अशुद्धि पाई जाती है। ठीक है, और जो ठोस अवस्था में होती है वो कार्बनिक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सीसा, शंखिया, ये सभी क्या हैं, ठोस रूप में जल की अशुद्धियां हैं, अकार्बनिक अशुद्धियां हैं। ठीक है, अब जल में जो तैरने वाली अशुद्धियां हैं उसको हम देखेंगे, वो भी दो प्रकार की होती हैं, एक कार्बनिक होती है और एक अकार्बनिक होती है। तो कार्बनिक अशुद्धि हम उसे कहते हैं जो वनस्पति एवं जीव जंतुओं से अशुद्ध हो जाता है, यानी कि उसमें पेड़ पौधे या फिर जो भी ये नागफनी वगैरह होती है, ये क्या है, जल को दूषित भी तो करती हैं। और जीवों के कण, जैसे मान लीजिए सड़े गले जीव जंतु का चले जाना, उससे कार्बनिक रूप से जल अशुद्ध होता है। ठीक है, अकार्बनिक अशुद्धियाँ वे अशुद्धियाँ होती हैं जैसे लोहा हुआ, मिट्टी का कण हुआ, कीचड़ हुआ, ये सभी जब जल में होते हैं तो उसे हम अकार्बनिक अशुद्धि के रूप में मानते हैं। जल की अशुद्धियों को जान लिया, तो अब हम जानेंगे कि जल की अशुद्धियों को दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। ठीक है, तो जल की जो अशुद्धियां हैं उसको दूर करने के मुख्य रूप से तीन उपाय हैं, एक है भौतिक विधि, दूसरा है रासायनिक विधि और तीसरा है यांत्रिक विधि। भौतिक विधि में जल को उबाल करके या फिर भाप द्वारा शुद्ध किया जाता है। ठीक है, वर्षा के जल को सबसे शुद्ध जल क्यों माना जाता है, क्योंकि वो जब जमीन से यानी कि तालाब से, नदी से वाष्पीकृत होकर के ऊपर जाता है और वो जब सीधे नीचे गिरता है तो वो एक शुद्ध जल के रूप में गिरता है। लेकिन हवा में चूंकि धूल मिट्टी के बहुत सारे कण होते हैं तो इसके वजह से वो जमीन पर आते आते अशुद्ध हो जाता है। तो इस तरह से जो जल को उबाल करके, सबसे आसान और भौतिक विधि है कि जल को उबाल करके शुद्ध किया जाता है। अब हम देखेंगे कि रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में आता है हमारा फिटकिरी। फिटकिरी के द्वारा हम जल को शुद्ध करते हैं, लेकिन इससे जो जीवाणु होते हैं वो पूरी तरह से मरते नहीं हैं। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट जिसे हम लाल दवा के नाम से जानते हैं,
और ये हैजा जैसी बीमारी को रोकने में मदद करता है। पहले के ज़माने में जब हैजा जैसी समस्याएं बहुत तेज़ी से फैलती थी तो कुओं में, तालाबों में डालने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट को दिया जाता था। लाल दवाई सरकार द्वारा भी वितरित किया जाता था कि लोग अपने अपने जल में डालें और उससे जल को शुद्ध करें और फिर उसको पिएं ताकि हैजा जैसी गंभीर समस्या को रोका जा सके। ठीक है। फिर आयोडीन, यह जल को विसंक्रमण करने का कार्य करता है। फिर तूतिया और क्लोरीन, तूतिया और क्लोरीन का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है, यानी कि जब बहुत ज़्यादा मात्रा में जल को फिल्टर करना होता है, जैसे जो आरओ का जो पानी लोग डिलीवरी करते हैं, तो वो लोग इसको मतलब कि एक कारखाने के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है। कार्बोलिक एसिड, हैजा, पेचिस और टाइफाइड जैसी बीमारियों को रोकने के लिए पानी में कार्बोलिक एसिड को डाल करके उसको शुद्ध करके और पीने योग्य बनाया जाता था। ठीक है। अब हम देखेंगे तीसरा, यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि में फिल्टर या फिर घड़ों का प्रयोग करके जल को शुद्ध किया जाता था या फिर किया जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि 4 घड़े लिए जाते हैं। पहले घड़े में गंदा जल डाला जाता है और उसके जो नीचे वाला घड़ा होता है उसमें बालू और कंकड़ के कण डाल दिए जाते हैं। फिर उसके बाद से तीसरे घड़े में कोयला, रुई और जो कॉटन का कपड़ा होता है उसको डाल दिया जाता है। फिर चौथे घड़े में ये छन छन करके पानी बूंद बूंद करके आता है और चौथे घड़े में हमारा शुद्ध पानी हमको प्राप्त हो जाता है। तो ये होती है जल को शुद्ध करने की यांत्रिक विधि। ठीक है। तो इस तरह से हमने समझा जल को शुद्ध करने के 3 उपाय, भौतिक विधि, रासायनिक विधि और यांत्रिक विधि। अब हम देखेंगे कि जल मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है। तो जल जो है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, कठोर जल और मृदु जल। कठोर जल जो होता है वो 2 प्रकार से होता है, एक स्थायी होता है और एक अस्थायी होता है। स्थायी जल जो होता है वो उबालने से उसकी अशुद्धियाँ जल नष्ट नहीं होती हैं। ठीक है। जो कि कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट इत्यादि पानी में घुले होते हैं और ये जो कठोर जल होते हैं वो उबालने से भी नष्ट नहीं होते हैं। लेकिन जो अस्थायी कठोर जल होता है उसको उबालने से उसकी अशुद्धियाँ नष्ट हो जाती हैं और इसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट एवं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के लवण घुले रहते हैं। ठीक है। अब आता है हमारा मृदु जल, जिसे हम पीने योग्य जल कहते हैं, स्वच्छ जल भी कहते हैं। इसमें फ्लोराइड और नाइट्रेट की मात्रा घुली होती है, मिली होती है। कठोर जल की अशुद्धियों को दूर करने के कुछ उपाय देखेंगे। चूने के पानी को मिलाकर के अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है तथा परम्यूटेड विधि एवं जियोलाइट विधि, परम्यूटेड विधि को ही हम जियोलाइट विधि कहते हैं, जिससे अस्थायी एवं स्थायी दोनों प्रकार की जल की कठोरता को दूर किया जा सकता है और उसे पीने योग्य बनाया जा सकता है। जियोलाइट सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट होते हैं जो कि जल में प्रवाहित, जैसे ही जल में छोड़ा जाता है तो वो जो जल की अशुद्धियाँ होती हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम जियोलाइट में बदल जाती हैं और इस प्रकार से जल की कठोरता को दूर किया जा सकता है। तो आज हमने देखा जल से जुड़ी हुई जितने भी प्रकार की क्वेश्चन बनते हैं, जितने प्रकार की समस्याएं होती हैं उससे, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जल से हैजा, पेचिस और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो जाती हैं, इसलिए शुद्ध जल का उपयोग करें और स्वस्थ रहें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉच।